हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर का हिंदी विषय का सिलेबस देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए अध्याय 1 जिसका नाम है अनिवार्य संस्कृत का उच्चारण, वाचन एवं लेखन। दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे अनिवार्य संस्कृत, जिसमें परिचय, संस्कृत वर्णमाला, अक्षर, वर्ण और वर्ण भेद, संस्कृत में वर्ण भेद, संस्कृत भाषा में स्वर, संस्कृत भाषा में व्यंजन। क्लियर। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत और विसर्ग के विषय में, अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत और विसर्ग। क्लियर। आगे हम देखते हैं अनिवार्य संस्कृत में शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, उच्चारण के भेद, शुद्ध उच्चारण के मुख्य तत्व, ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति, विराम। और अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष के कारण, उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ, दोषों को दूर करने के उपाय, उच्चारण में अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग, उच्चारण में हलंत का प्रयोग, उच्चारण में विसर्ग का प्रयोग। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों अनिवार्य संस्कृत में वाचन। देखिए यहाँ पर वाचन का अर्थ देखेंगे। इसमें वाचन के प्रकार, मौन वाचन, मौन वाचन के उद्देश्य, मौन वाचन के प्रकार, मौन वाचन से लाभ, सस्वर वाचन, सस्वर वाचन के उद्देश्य, सस्वर वाचन के प्रकार, सस्वर वाचन से लाभ, वाचन हेतु अक्षर एवं उच्चारण के स्थान, अनिवार्य संस्कृत वाचन में आक्षरिक उच्चारण का ज्ञान। और उसके बाद है आपका अनिवार्य संस्कृत वाचन में त्रुटियां, अनिवार्य संस्कृत वाचन के दोषों को दूर करने के उपाय, अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत, विसर्ग ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण एवं वाचन संबंधी गतिविधि। और इसके बाद है दोस्तों अनिवार्य संस्कृत में लेखन। लेखन का अर्थ, लेखन के सामान्य उद्देश्य, लेखन के विशिष्ट उद्देश्य, लेखन का महत्व, अनिवार्य संस्कृत लेखन संबंधी अशुद्धियाँ, अनिवार्य संस्कृत लेखन संबंधी अशुद्धियाँ, दोषों को दूर करने के उपाय, लेखन के अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग, लेखन में हलंत का प्रयोग, लेखन में विसर्ग का प्रयोग। और यहाँ पर हम देखेंगे लेखन अभ्यास के सोपान, अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत एवं विसर्ग का ध्यान रखते हुए शुद्ध लेखन संबंधी गतिविधि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, सारांश और अभ्यास प्रश्न। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अध्याय 1 के अंतर्गत। उसके बाद अध्याय 2 में हम लोग देखेंगे यहाँ पे अन्य पाठ्य वस्तु एवं अनुच्छेद लेखन। दोस्तों, यहाँ पर देखिए ज़्यादातर चीज़ें हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें ज़्यादातर चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस हमें समझने की आवश्यकता रहेगी कि हमें किस तरह से अपने जो भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करना रहेगा। तो दोस्तों अध्याय 2 है जिसमें अन्य पाठ्य वस्तु एवं अनुच्छेद लेखन, जिसमें पाठ्य वस्तु के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु दी गई है। इसमें देखिए अन्य पाठ्य वस्तुओं को पढ़ने के उद्देश्य क्या क्या हैं, अन्य पाठ्य वस्तुएं, अन्य पाठ्य वस्तुओं का महत्व, विराम चिन्ह का अर्थ, विराम चिन्ह के प्रकार। दोस्तों, जब हम लोग थर्ड सेमेस्टर में हिंदी पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हिंदी में जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उनका अपना क्या महत्व है और वो किस जगह किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी थी। तो यहाँ पर देखिए चिन्हों के विषय में भी हमें पढ़ना है। तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या है, विराम चिन्ह के प्रकार क्या हैं, और उसके बाद है यहाँ पे देखिए अनुच्छेद का शीर्षक लिखना, जिसमें भूमिका, अच्छे अनुच्छेद की विशेषताएं क्या होती हैं, अनुच्छेद लेखन की शैलियाँ क्या हैं, अनुच्छेदों का उचित शीर्षक चयन करते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, अपठित काव्यांश को हल करने के लिए आवश्यक निर्देश व सुझाव कौन कौन से हैं, अपठित गद्यांश को हल करने के लिए आवश्यक निर्देश व सुझाव क्या हैं, अनुच्छेद एवं शीर्षक लेखन के उदाहरण। ये सारी चीजें हम देखेंगे अध्याय 2 के अंतर्गत। अध्याय 3 में हम लोग देखेंगे अध्याय 3 है आपका हिंदी साहित्य की विधाएं एवं लेखकों का परिचय, जिसमें उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित विधाएं, जिसमें कविता, कविता का अर्थ एवं परिभाषाएं,
हिंदी काव्य साहित्य का विकास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे आपके 4th सेमेस्टर में, ऐसा नहीं है कि केवल ये आपके 4th सेमेस्टर में ही काम आएंगी। इसके पहले भी जब हम लोग पढ़ रहे थे 3rd सेमेस्टर में, तब भी हम आपसे बार बार यही कहते थे कि दोस्तों जो भी पढ़िए उसको हमेशा ये सोच के पढ़िए कि ये चीज़ें हमें आगे भी काम आएंगी, चाहे वो हमारे टेट के एग्ज़ाम में या फिर सुपर टेट के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें लागू होती हैं कि ये सारी चीज़ें हमें ये समझ के पढ़नी है, ये सोच के पढ़नी है कि ये इनसे संबंधित क्वेश्चन हमारे टेट सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आधुनिक काल, फिर है आपका कविता शिक्षण की विशेषताएं, कविता शिक्षण के उद्देश्य, कविता में रस छंद अलंकार, ये तो आपके पूछे ही जाते हैं। कविता की शिक्षण विधियां, कविता शिक्षण के सोपान, कविता शिक्षण में ध्यान देने योग्य बातें, और कविता विधा के अध्ययन एवं अध्यापन संबंधी गतिविधि, ये सारी चीजें आएंगी। उसके बाद देखिए निबंध है। अब निबंध में निबंध का अर्थ एवं परिभाषा, निबंध साहित्य का विकास, निबंध की विशेषताएं, निबंध शिक्षण के उद्देश्य। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, लेकिन जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लियर भी होगा और ये सब चीज़ें बहुत ही कम दिखने लगेंगी आपको, यानी कि आपको ज़्यादा पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी, आप कम चीज़ों में ही अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए निबंधों के प्रकार, निबंध की शिक्षण प्रक्रिया, निबंध विधा की अध्ययन व अध्यापन संबंधी गतिविधि। उसके बाद हम देखेंगे कहानी, कहानी का अर्थ एवं परिभाषा, कहानी विधा का विकास, कहानी का वर्गीकरण, कहानी के उद्देश्य क्या होते हैं, कहानी का महत्व क्या होता है, कहानी शिक्षण की विधियाँ क्या होती हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपके जो भी छात्र होंगे उनको पढ़ाने के लिए सबसे पहले उसके उद्देश्य को बताना या फिर उसके उद्देश्य को खुद समझना, तभी आप उसको सही ढंग से पढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कहानी विधा की अध्ययन व अध्यापन संबंधी गतिविधियाँ। उसके बाद आ जाता है एकांकी। एकांकी का अर्थ है एकांकी की विधा, एकांकी विधा का विकास, एकांकी की तत्व, एकांकी के प्रकार, एकांकी विधा के अध्ययन व अध्यापन संबंधी गतिविधियां क्या है। उसके बाद आता है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का अर्थ क्या, परिभाषा क्या, यात्रा वृत्तांत की विधा का विकास किस तरह से हुआ, यात्रा वृत्तांत शिक्षण का उद्देश्य क्या है, यात्रा वृत्तांत के शिक्षण सोपान क्या क्या हैं, यात्रा वृत्तांत विधा के अध्ययन व अध्यापन संबंधी गतिविधियां क्या हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, बस इसको चूँकि अब आप एक अध्यापक हैं, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका है, तो वहाँ पर आपको एज ए टीचर ट्रीट करना, अपने छात्रों को किस तरह से आप अलग अलग विधाओं को पढ़ाएंगे, किस तरह से उन्हें समझाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए यात्रा वृत्तांत विधा की अध्ययन व अध्यापन संबंधी गतिविधि। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं जीवनी। जीवनी का अर्थ, परिभाषा, जीवनी विधा का विकास, जीवनी के तत्व, जीवनी के प्रकार, जीवनी विधा के अध्ययन एवं अध्यापन संबंधी गतिविधि। दोस्तों जब भी यहाँ पे हम लोग डिटेल पढ़ रहे थे, चाहे लास्ट सेमेस्टर यानी कि 3rd सेमेस्टर की बात करें, तो हमने एक एक टॉपिक को ढंग से पढ़ा था। क्योंकि यहाँ पर जब भी हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो पूरे डिटेल स्टडी करते हैं और लास्ट टाइम में हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे हमें नहीं भागना है, सबसे पहले हमें डिटेल स्टडी करनी है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो भी आपके राजन सीरीज आते हैं या फिर इस तरह की जो भी सीरीज आती हैं उसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप सीरीज से पढ़ के जाते हो उससे आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यही रीज़न है कि हमें सबसे पहले डिटेल में स्टडी करनी है, उसके बाद आप सीरीज पढ़ेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं जीवनी विधा का विकास, जीवनी के तत्व, जीवनी के प्रकार, जीवनी विधा के अध्ययन या अध्यापन संबंधी गतिविधि। अब हम देखते हैं यहाँ पे आत्मकथा। आत्मकथा का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, उसकी क्या परिभाषा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या महत्व हैं, आत्मकथा के तत्व क्या क्या हैं, आत्मकथा का वर्गीकरण किस तरह से हुआ, जीवनी तथा आत्मकथा में क्या अंतर होता है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीवनी शिक्षण के सोपान क्या है, आत्मकथा विधा की अध्ययन, आत्मकथा विधा की अध्ययन व अध्यापन संबंधी गतिविधि। उसके बाद आता है दोस्तों पत्र लेखन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्योंकि दोस्तों पत्र लेखन आप बचपन से ही देखते हैं कि किस तरह से एप्लीकेशन आप लिखते हो या किस तरह से लेटर लिखते हो, जब भी आपके किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है
तो ये सारी चीज़ें अब आपको लिखना, यहाँ पे लिखना नहीं है बल्कि आपको यहाँ पे लिखवाना अपने छात्रों को, किस तरह से उसके कौन कौन से पॉइंट कब कब कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं इसके बारे में बताना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पत्र लेखन का अर्थ बताना रहेगा, पत्र के भाग, पत्र लेखन के उद्देश्य क्या है, पत्र के प्रकार एवं प्रारूप, पत्र लेखन का महत्व, और उसके बाद आता है नाटक, नाटक का अर्थ एवं परिभाषा, नाटक विधा का विकास। क्लियर। यहाँ पे देखिए हिंदी नाटक की विशेषताएं, नाटक का महत्व, नाटक शिक्षण की विधियां, नाटक शिक्षण के सोपान क्या क्या हैं, और उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित लेखकों का सामान्य परिचय, यानी कि जो भी हमारे उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें जो भी लेखक आते हैं उनके विषय में हमें कुछ सामान्य परिचय भी पढ़ना है, जैसे जो भी महत्वपूर्ण लेखक और कवि हैं। यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत जिसे प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। हम लोग इनके बारे में लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, कबीर, सूरदास, तुलसी, इन सबको पढ़ चुके हैं। और उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और हरिवंश राय बच्चन, त्रिलोचन, वियोगी हरि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मुंशी प्रेमचंद्र, राहुल सांकृत्यायन, रविंद्रनाथ ठाकुर, श्री राम प्रसाद बिस्मिल, राम नरेश त्रिपाठी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपके हो गए अध्याय नंबर 3 के अंतर्गत इतनी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद है अध्याय नंबर 4। दोस्तों यहाँ पर देखिए अनिवार्य संस्कृत शिक्षण अध्यापन, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे अनिवार्य संस्कृत शिक्षण अध्यापन के उद्देश्य और अनिवार्य संस्कृत शिक्षण अध्यापन की विधियां, अनिवार्य संस्कृत शिक्षण अध्यापन में ध्यान देने योग्य बातें, नीति श्लोक, नीति काव्य का उद्भव एवं विकास, नीति श्लोक लेखन के उद्देश्य, नीति श्लोक को कंठस्थ करने के तरीके, नीति श्लोक को कंठस्थ करना, नीति परक वाक्यों का अर्थ ज्ञान, संस्कृत शब्दकोश, शब्द भंडार, परिचय, संस्कृत शब्दकोश के उद्देश्य, संस्कृत के कठिन शब्दों का चयन एवं संकलन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है संस्कृत में वाक्य प्रयोग, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करने के सामान्य नियम, और संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग, अशुद्ध एवं शुद्ध वाक्य, अनिवार्य संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित शब्द रूप एवं धातु रूप, शब्द रूप, धातु रूप, सारांश और अभ्यास प्रश्न, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत दोस्तों, जिसमें हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी आपके पास समय है, लॉकडाउन चल रहा है, तो आपके पास बहुत सारा समय है, इससे आप इस समय को न्यूट्रलाइज करिए और अच्छे से अच्छे ढंग से अपने स्टडी को बेहतर करिए, क्योंकि ये जो भी आप पढ़ाई करेंगे ये आपके आगे आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको काम आएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको सिलेबस समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना पहला अध्याय पढ़ेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे उन्हें पता चल सके। क्योंकि दोस्तों अभी भी कहीं भी लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो भी भाई बहन हैं उनको असुविधा हो रही है अपने पाठ्यक्रम को जानने में, अपने जो भी सिलेबस के अंतर्गत जो भी सब लेसन है उनको जानने में, तो इससे वो जान पाएंगे और आगे की स्टडी अपनी कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत अब जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।